परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो साप्ताहिक क्रम चलता है रविवार का, उस क्रम में आज हमारा विषय रखा है हमने गर्भ संस्कार। गर्भाधान से पहले ध्यान देने योग्य सावधानियां, क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नंदुरबार से जानी मानी आयुर्वेदिक डॉक्टर नेहा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा जी गुजराती, पहले भी आपने हमारे यहाँ सेशन लिए हुए, बहुत ही एक अच्छी जानी मानी डॉक्टर, और बहुत शानदार तरीके से पहले इनका एक सेशन हमने आयोजन किया था। और आज का जो विषय है ये भी बहुत ही शानदार विषय, प्रेगनेंसी से पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करेगी। बहुत सी नई नई बातें हमें जानने को मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नेहा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सबसे पहले एमपी के फिटनेस क्लासेस का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ अवसर प्रदान किया कि मेरे विचार में व्यक्त कर सकूं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले ये बीज यानी क्या होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी जो होती है वो बाय चांस हो जाती है। तो मेरा ये कहना है और आयुर्वेद का भी ये कहना है कि इट शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। यस। हम लोग यहाँ कहते हैं कि अगर हमको कोई पेड़ लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीज लेते हैं, जमीन सिलेक्ट करते हैं, सीजन भी विचार करते हैं कौन सा सीजन है। जैसे हम बारिश के दिनों में ही पेड़ लगाते हैं, हम लोग गर्मी के दिनों में पेड़ नहीं लगाते हैं। तो उसी प्रकार ये जब हमको एक बीज की उत्पत्ति करनी है या जैसे कि हमको एक एक संतान के निर्माण करना है तो तब भी हमको बीज का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ऐसा एक श्लोक है, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भः स्यात् विधि पूर्वकः ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानाम सानिध्यात अंकुरो यथा। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले जैसे ही हमको जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अगर हमको एक पेड़ की उत्पत्ति करनी है तब भी हम लोग सब चीजों का सिलेक्शन करते हैं। वैसे ही स्त्री के शरीर में भी जब हमको एक नन्हा पौधा लगाना है जिसको अंकुर कहेंगे वहां लगाना है तो हमको उसके लिए भी अ, सारी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये तैयारी क्या होगी। तो 6 महीने पहले से तैयारी करना है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। और ये क्यों करना है 6 महीने पहले से, क्योंकि एक स्पर्म या ओवम जो होता है यानी स्त्री का बीज और पुरुष का बीज, उसको स्टार्टिंग से पूरा डेवलप होने के लिए उतने 90 डेज का समय लग जाता है। लेकिन बीज के उत्पत्ति के पहले हमको स्त्री और पुरुष के शरीर की तैयारी भी करनी पड़ती है, इसीलिए हमको 6 महीने का समय आचार्य ने कहा है। आचार्य यानी आयुर्वेद के जो गुरु थे चरक सुश्रुत वाग्भट, उनके मैं नाम लेना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा कहा है। अभी ये क्यों जरूरी है। जैसे पहले के जमाने में या आज से एक 100 साल पहले या अगर हमारे 2-3 जनरेशन पहले जो लोग थे वो कहेंगे कि हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, हमने तो ये सब नहीं किया था, तो अभी क्या जरूरी हो गया है।
तो अभी ये जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी सबका खान पान, लाइफस्टाइल, सारी चीजें चेंज हो गई है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे कि आने वाली संतान में दोष हो सकता है। तो वो हम सारे जानेंगे कि क्यों अभी जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, आहार पूरा बिगड़ गया है। ना ही केवल जंक फूड, बल्कि जो हम रोजाना हमारा दाल चावल सब्जी रोटी भी खाते हैं, वो भी सारा हाइब्रिड है। हाइब्रिड का ये अर्थ होता है कि जिसमें खुद की बीज उत्पत्ति की शक्ति ही नहीं है। जैसे जो आज का गेहूं या चावल या जो भी कुछ, हमको वो बीज सारे खरीदने पड़ते हैं। पहले अगर हमारे पास इस साल की गेहूं चावल है, तो हम अगले साल उसको रोपित कर दे तो उसके पौधे निकल आते थे। लेकिन अभी बीज वाले गेहूं खास जाके लेने पड़ते हैं। तो सारी चीजें प्रदूषित हो गई है, यानी बीज जो अन्न खा रहे हैं वो बीज भी प्रदूषित है। इसी वजह से शरीर में भी बीज की उत्पत्ति कम हो रही है। इसका यहाँ हम अर्थ समझ सकते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी, यानी स्पर्म काउंट्स कम होना वगैरह, ये भी उसी की वजह से हम देख रहे हैं। फिर एक्सेस ईटिंग, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के जो लोग प्रोडक्टिव एज में है, वो लोग एक्सेस ईटिंग करते हैं, यानी बार बार खाते हैं। हर 2-3 घंटे में कुछ कुछ लोग खाते रहते हैं, कभी वेफर्स खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे। तो इस वजह से भी शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं। चाइनीज खाना, केमिकल वाला खाना, जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं खेत खलिहानों में, या जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, उसका भी सारा परिणाम उस अन्न के ऊपर आता है, और वह अन्न खाने से शरीर दूषित हो रहा है। फास्ट फूड से कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। स्त्री और पुरुष फैटी दिखते हैं, यानी जो आज की जिनको प्रजा उत्पन्न करनी है, या जो पार्टनर्स है, हमको दिखने में बाहर से बहुत हेल्दी दिखेंगे या वेट ज्यादा दिखेगा, लेकिन थक जाते हैं या काम नहीं कर पाते। तो ये सारे दोष शरीर में उत्पन्न होते हैं, और शरीर का ही एक पार्ट हमारी प्रजनन संस्था है, तो वहां पर भी वह दोष हो जाता है। अब बिहार, यानी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हो गए हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि बीज संस्कार आज के जमाने में क्यों जरूरी है। तो हमारा आहार पूरा तरह से बिगड़ चुका है। अब लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है। जैसे आजकल के बच्चे जो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, कॉलेज में हम देखते हैं कि रात भर उनको जग करके एक टेंडेंसी हो गई है कि रात में जगने से ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सुबह नहीं उठेंगे, रात में 12, 1, 2, 3, कभी कभी ओवरनाइट जग के पढ़ाई करना। तो इससे पित्त प्रकोपित होगा, शरीर का पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाएगा या बढ़ जाएगा। और फिर दिन भर सोते हैं। तो ना ही केवल कॉलेज लाइफ में, बल्कि आजकल जो लोग जॉब में भी होते हैं, या इवन मैरिज के बाद में भी, जैसे शिफ्ट ड्यूटी है, या कोई ऐसे आईटी सेक्टर्स के लोग होते हैं जिनका रहना तो इंडिया में या भारत में है, और जॉब फॉरेन कंट्रीज का है, अमेरिका में वो लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन जॉब करने वाले। तो यहाँ दिन भर सोएंगे और रात भर अमेरिका की वॉच को मैच करते हुए उनको रात भर जग के काम करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल पूरा खराब हो गया है। शिफ्ट ड्यूटी में भी वही हाल है। या मुंबई पुणे में जो लोग रात को 12 बजे तक जॉब करते हैं और फिर 12 बजे के बाद में 1-1:30 बजे घर पे आते हैं, वापस सुबह 6 बजे चले जाते हैं। या तो फिर फ्लाइट जिनको पकड़नी है, या जो लोग ऐसे कोई भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो फील्ड में है, बार बार शिफ्ट ड्यूटी, उनका भी लाइफस्टाइल पूरा खराब है। उस लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में चेंजेस, और शरीर के चेंजेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। फिर स्ट्रेस आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। तो ये स्ट्रेस क्या करता है, आयुर्वेद में एक श्लोक आया है। श्लोक ऐसा है कि सौमनस्यम गर्भधारणानाम श्रेष्ठम, यानी अगर मन अच्छा है, मन शांत है, तो गर्भधारण के लिए सर्वश्रेष्ठ भाव वही है, सौमनस्यम गर्भधारणानाम श्रेष्ठम। तो आजकल स्ट्रेस की वजह से मन ही शांत नहीं है, तो गर्भधारणा कहाँ से होगी। बार बार टेंशन, दिन रात एक टारगेट की तरफ सारे लोग दौड़ रहे हैं। आज ये कंप्लीशन, कल वो कंप्लीशन। केवल रिप्रोडक्टिव एज में ही नहीं, यह दौड़ा भागी जो होती है, या ये रेस कहेंगे हम, यहाँ बच्चा छोटा होता है तभी से उसके पीछे चालू हो जाती है। सीबीएसई के स्कूल से सुबह 7 बजे बस में बैठना है, दोपहर में 3-4 बजे वापस आना है, फिर वापस ट्यूशन क्लासेस करते करते बच्चा रात को 9 बजे इतना थक जाता है। और यह तभी से स्टार्ट हो जाता है, उसकी पूरी लाइफ में चलते रहता है। तो स्ट्रेस कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, एकदम बचपन से ही। और गर्ल्स और बॉयज को इक्वल क्वांटिटी में वहां स्ट्रेस हो रहा है। फिर
बीज संस्कार क्यों जरूरी है, इसी विषय में और कुछ बातें। जेनेटिक डिसीजेस होते हैं। जेनेटिक डिसीजेस यानी क्या है कि जो एक माता पिता से उनकी संतान को मिलते रहते हैं। तो यह हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ मामले में बराबर है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में आ सकती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी हमको बीज संस्कार करने की बहुत जरूरी है। और एक आजकल हो रहा है लेट मैरिजेस। हम देखते हैं लड़कियां या लड़के 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, 30 साल तक के उनको सेटलमेंट के लिए अच्छा जॉब ढूंढने के लिए लग जाते हैं। फिर अप टू द एज ऑफ 35 वो लोग शादी करते हैं। और बहुत बार 35 प्लस की एज में ही वो लोग कंसीव करने का या प्लान करने का सोचते हैं। तो ये 35 प्लस के उम्र में जब शादी होना या रिप्रोडक्टिव एज का स्टार्ट होना जब ये होता है, यानी 35 साल के बाद में अगर कंसीव करने का सोचते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां तब तक शरीर को लग चुकी होती है बिकॉज ऑफ डेली बैड रूटीन्स। और फिर अगर इस टाइम पे गर्भधारणा के लिए सोचे तो नेचुरली बीज बराबर नहीं होगा, वहां पे बीज खराब उत्पन्न होगा, जिससे कि आने वाली संतति भी दूषित हो सकती है। इनफर्टिलिटी की केसेस भी बढ़ रही है, क्योंकि लेट मैरिजेस होते हैं तब तक के रिप्रोडक्टिव एज का बहुत सारा हिस्सा खत्म हो जाता है। अब देखिए व्हाट इज आइडियल रिप्रोडक्टिव एज। तो 20 साल से लेके 35 तक के, और बहुत आइडियली देखा जाए तो 20 से लेके 30 साल तक की आयु एक स्त्री के लिए या एक लड़की के लिए माँ बनने के लिए सबसे योग्य है। और आजकल जब शादी ही 30 साल के बाद में होती है तो वह कैसे वह पॉसिबल नहीं होता है। हम बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां देखते हैं, जैसे पीसीओडी है, ट्यूबल ब्लॉक है, ट्यूब में ब्लॉक्स हो जाना, या पीसीओडी, या जो स्त्री का बीज है ओवम वही बराबर नहीं हो रहा है, और फिर प्रेगनेंसी ठीक से नहीं ठहरना, ऐसी सारी चीजें होती हैं। अब पहले क्या था, आज ये सारी चीजें हो रही है, तो पहले क्या था। पहले हाइब्रिड अन्न नहीं था, अन्न शुद्ध था, घी घर का था, माखन खाते थे लोग, ना ही कोई चाइनीज खाना था, ना ही कोई होटलिंग था। आज से अगर एक 20 साल पहले का या 10 साल पहले का अगर हम याद करते हैं, तो हम याद करेंगे कि 10 साल पहले इतनी कहीं होटल्स नहीं थी। अभी कल परसों एक रिलेटिव से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर भी अभी 6 होटल्स हो गई है, जबकि 10 साल पहले एक भी होटल नहीं थी। उनको कोई बड़ी सिटी में जाना पड़ता था अगर साल में एक आध बार होटल जाने की इच्छा भी है तो। लेकिन अब हर गांव में 10 से 12 होटल्स, ढाबे, कुछ रेस्टोरेंट्स, ऐसी सारी चीजें होने से खान पान पूरा बदल गया है। और इसीलिए बीज संस्कार की ज्यादा जरूरी हो गई है। अब अब बीज संस्कार क्या करना चाहिए, यानी बार बार ये शब्द आ रहा है बीज संस्कार करो, बीज संस्कार करो, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है बीज संस्कार करने के लिए। बीज संस्कार कैसे होगा। तो बीज संस्कार करने के लिए हमें यह समझना होगा कि शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये चीजें हमको समझनी होगी। शरीर की शुद्धि यानी क्या, तो शरीर की शुद्धि के लिए 5 फैक्टर्स है। शरीर की शुद्धि के लिए 5 फैक्टर्स है। पंचकर्म सबसे अहम है, यानी जिससे कि शरीर की शुद्धि होगी। 5 फैक्टर्स यानी वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। वमन से हम क्या समझेंगे कि जिससे नाभि के ऊपर अगर दोष इकट्ठा हो गए हैं, जैसे किसी को बार बार सर्दी जुकाम होना, या बार बार कफ की बीमारियां होना, या श्वास अस्थमा, ऐसे जो लोग हैं जिनको माता पिता बनना है और ये सारी बीमारियां हैं, तो उनके लिए आयुर्वेद में वमन करके एक कर्म कहा गया है, जो पंचकर्म के अंतर ही पंचकर्म के अंतर्गत आता है। तो ये वमन कर्म से ऊपरी दोष निकल जाएंगे और फिर शरीर शुद्ध हो जाएगा, और ऐसे शुद्ध शरीर में जब कंसीव किया जाएगा, तब जाके आने वाली संतान में वह बीमारियां नहीं होंगी जो माता पिता को कफ की वजह से है। सेकंड आता है विरेचन। विरेचन में हम यह करते हैं कि नाभि के नीचे जो दोष इकट्ठा हुए हैं, अर्थात किसी को एसिडिटी है, किसी को बहुत ज्यादा शरीर में जलन होना, हाथ पैर में जलन, किसी को यूरिन में बार बार इंफेक्शन होना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं।
इवन ऑल ओवर जो हम सिस्टम में कहेंगे कि हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ जाना, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां अगर है तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रखने के पहले वमन विरेचन इसमें से जो कर्म अप्रोप्रिएट है, उस पर्सन की नाड़ी देख के, उस पर्सन की प्रकृति परीक्षण करके वैद्य डिसाइड करेंगे कि कौन सा उनके लिए ज्यादा योग्य है। जो ज्यादा योग्य होगा वह कर्म आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके पास जाके आप करवा पाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक गाइडलाइन देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। प्रकृति परीक्षण के बाद ही यह निश्चित कर सकेंगे कि किसके लिए कौन सा कर्म योग्य है। इसी श्रृंखला में थर्ड कर्म है नस्य कर्म। नस्य कर्म यानी जो हमारा शिरोभाग है। हम बहुत बार देखते हैं कि हमेशा हेडेक होना, माइग्रेन रहना, और ये परंपरागत भी कभी कभी आते रहता है कि मेरी मम्मी को भी था और अब मुझे भी यह बीमारी हो गई है, कि मुझे भी माइग्रेन की समस्या हो गई है। ऐसा कुछ कंप्लेंट्स करने वाले लोग आते हैं क्लिनिक में। तो ऐसे जिनको हो रहा है तो वह लोग नस्य कर्म करवा सकते हैं आसपास के वैद्य के पास जाकर, जो इसके सही जानकारी रखते हो उनके पास जाना चाहिए। वमन, विरेचन, नस्य। फिर आता है बस्ती कर्म। बस्ती कर्म के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसको आदि चिकित्सा कहते हैं। यानी जिनको भी कंसीव करने में तकलीफ आ रही है, जो लोग गर्भाधान नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत बार हम देखते हैं आईवीएफ करवाने के लिए जाते हैं, आईवीएफ करते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। तो ऐसी भी किसी को समस्या आ रही है तो वो लोग भी इस पंचकर्म के माध्यम से शरीर की शुद्धि करके उसमें सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बस्ती में एनिमा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें उस पेशेंट को ऑब्जर्व करके कि उसके लिए कौन सा काढ़ा चाहिए, कौन सा तेल लगेगा, वह वैद्य सुनिश्चित करेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तेल या काढ़े हम करवा सकते हैं, दे सकते हैं। लास्ट आता है रक्त मोक्षण। बहुत बार थ्रू आउट बॉडी कुछ डिसीजेस होते हैं, जैसे कि सोरियासिस या स्किन की कोई बीमारियां, एक्जिमा, या व्हाइट कोड जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है, ल्यूकोडर्मा हम समझते हैं कि पूरा शरीर सफेद हो जाना। तो यहाँ भी वंश परंपरागत एक विकृति है कि दादाजी को था थोड़े प्रमाण में, फिर पिताजी को आया थोड़ा ज्यादा, और अभी बालक तो अभी से व्हाइट व्हाइट पूरा होने लग गया है। या कई उंगलियों में छोटे छोटे दाग पड़ना स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर ऑक्यूपाई हो जाता है। तो यह भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आने वाली संतान में यह नहीं चाहिए तो जो माता पिता है जिनको अभी प्रेगनेंसी या गर्भधारणा करनी है, उन्होंने यह पंचकर्म आवश्यक करना चाहिए। शायद स्किन की बीमारियों के लिए इसमें से बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे। बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि 5 कर्म करना है, 2 करना है, या सिर्फ एक से काम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हम समझेंगे शरीर की शुद्धि करना है। अब ये शरीर की शुद्धि का बीज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, शरीर का ही एक पार्ट जेनेटिक सिस्टम है, और जेनेटिक सिस्टम में से ही ओवम या स्पर्म उत्पन्न होते हैं। तो शरीर अगर स्वस्थ है तो ही वहां बीज का भाग भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये पंचकर्म से हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, और फिर बीज की शुद्धि। सेकंड आता है योगा प्राणायाम। योगा प्राणायाम से क्या होगा। तो साधारण 90 डेज पहले पंचकर्म करना है, 90 डेज पहले से ही मन की शुद्धि के लिए योग और प्राणायाम करते हैं। देखिए, बहुत सारे रिसर्चेस अवेलेबल है अगर आप गूगल करते हैं तो, कि अगर 90 डेज पहले से ये दोनों ने करने की बात है। केवल स्त्री का ही होगा ऐसा नहीं है, जिसको मदर बनना है नहीं, दोनों ने करना चाहिए। योगा प्राणायाम भी दोनों ने साथ मिलके करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस तो दोनों को ही है ना आजकल के जमाने में। तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में कौन से प्राणायाम हो, तो बहुत सारे प्राणायाम है। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के द्वारा रोज ही 6:30 बजे से रोज ही अलग अलग टाइप के प्राणायाम या मंत्र चिकित्सा या योगाभ्यास कराया जाता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग, या जिनको गर्भधारणा रखनी है आगे, प्लानिंग पीरियड के कपल्स है, वो लोग भी एमपी के फिटनेस क्लासेस के द्वारा ये फ्री सेशंस चलाए जाते हैं, उसका उन्होंने जरूर लाभ लेना चाहिए। और अगर स्पेशल प्रेगनेंसी के लिए जो योगा प्राणायाम है, तो शतायु गर्भ संस्कार केंद्र नंदुरबार के द्वारा यह सिखाया जाता है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। अब ये जो मैंने कहा कि आहार पंचकर्म मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसी के क्रम में एक आता है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती यहाँ स्त्री के लिए या लेडीज के लिए विशेष एक कर्म है जो आयुर्वेद में लिखा गया है। जिनको बार बार बच्चा होके
या जैसे एक 5-6 महीने की प्रेगनेंसी होती है और फिर एबॉर्ट हो जाता है, या किसी को ऐसे कि पहले दूसरे महीने में ही प्रेगनेंसी ठीक से नहीं हो पा रही है, या हार्ट बीट्स की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को नेक्स्ट प्रेगनेंसी रखने के पहले उत्तर बस्ती जैसे कर्म अपने आसपास के जानकार वैद्यों के पास में करवा लेने चाहिए। उत्तर बस्ती में कुछ मेडिकेटेड घी होता है जो यूट्रस में या गर्भाशय में इंड्यूस किया जाता है। तो ये सारे आप लोग और डिटेल में जिसको जानकारी चाहिए वो लोग मेरा पर्सनल नंबर लेके उस पे हम बात कर सकते हैं। अब आहार के बारे में समझते हैं कि गर्भाधान के पूर्व आहार कैसा होना चाहिए। तो सबसे अच्छा है घर का बना हुआ आहार। घर में जो आहार बनता है वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी स्त्री के लिए और पुरुष के लिए कुछ विशिष्ट आहार कहे गए हैं। ये विशिष्ट आहार कौन से हो, तो जैसे कि स्त्री का शरीर उष्ण होता है, तो स्त्रियों के लिए उष्ण आहार लेना जिसमें कि तिल तेल या उड़द का सेवन उत्कृष्ट कहा गया है। तो ये सेवन कब करना चाहिए, तो जिस महीने में प्रेगनेंसी या गर्भधारणा रखनी है, तो साधारण ओव्यूलेशन पीरियड के कुछ समय पहले मासिक अ, मासिक निवृत्ति हो जाती है, 5 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में स्त्री ने या लेडीज ने इस प्रकार का आहार लेना चाहिए कि जैसे तिल तेल का सेवन करना है, या तिल की चटनी बना के खा सकते हैं, या तिल तेल के सेवन में और कुछ की जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें रोटी के ऊपर थोड़ा सा तिल्ली का तेल लगाया जाए, या तिल्ली की चटनी बना के खाई जाए, या तो उड़द के दाल के बड़े बना के खा सकते हैं, जैसे दही वड़ा वगैरह हम खाते हैं तो कांजी बड़ा बना के खा सकते हैं। ये लेडीज लेडीज के लिए हो गया। और जिसको गर्भधारणा करनी है ऐसे पुरुष ने या ऐसे लड़कों ने क्या खाना चाहिए, तो उनके लिए सौमनस्यम शुक्र जननानाम श्रेष्ठम। तो शुक्रम सौम्यम ऐसा भी कहा गया है। तो शुक्र धातु की वृद्धि के लिए दूध का आहार सर्वश्रेष्ठ है, या तो मेडिकेटेड घी डाल करके दूध लेना, यह लड़कों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो गर्भधारणा के पहले एक कुछ समय तक के यह आहार इस प्रकार करना चाहिए। अब होटल का खाना या बाहर का खाना इन दिनों में 100% नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वह तामसिक होता है। जैसा अन्न वैसा मन ऐसा भी कहते हैं। तो जो बाहर का आहार है वह किसने बनाया, उसके मन में क्या विचार चल रहे थे, वैसा अन्न खाने से शरीर में क्या परिवर्तन हो जाएंगे, और फिर किस प्रकार की आत्मा या किस प्रकार का बालक वहां पे जन्म लेगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। इसीलिए बाहर का आहार नहीं लेना है। घर में भी शुद्ध सात्विक आहार ही लेना है, दाल चावल सब्जी रोटी इस प्रकार का आहार जिसमें घी डाला गया हो, या इस प्रकार का आहार मोटा मोटा जो हम समझ सकते हैं यहाँ श्रेष्ठ है। चाइनीज भेल पानी पूरी घर का भले बना हुआ हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैडम हम बाहर नहीं खाते, हम घर में ही ये सारी चीजें बना बना के खा लेते हैं। तो ऐसा घर में बना बनाया हुआ आहार जिसमें अजीनोमोटो डाला है, या बाहर के कोई प्रिजर्वेटिव वाले मैगी मसाला चाइनीज मसाला और बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ जाते हैं जिनका नाम नहीं लेना है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे आजकल सॉस निकले हैं, टोमेटो सॉस चिली सॉस और न जाने क्या क्या मेयोनीज वगैरह। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स वाले सॉस लेने से भी स्पर्म्स की हानि होती है, यानी पुरुष का जो बीज है वह उत्पन्न होने में उसके तकलीफ हो जाती है, और फिर गर्भधारणा ठीक से नहीं हो पाती है। कुछ समय पहले क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी जो कहती थी कि मुझे शादी के पहले ऐसा आहार बहुत अच्छा लगता था, मैं हमेशा पैकेट का फूड खाती थी, या बाहर का तला हुआ चिवड़ा वगैरह या कचौरी समोसा ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी ये बार बार ऐसा आहार खाने से स्त्री के शरीर में हीट की इतनी ज्यादा उत्पत्ति हो जाती है कि जब वह गर्भधारणा के लिए सोचती है तो गर्भधारणा ठीक से हो ही नहीं पाती। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे हार्ट साउंड्स नहीं आए हैं, या बालक की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो पंचकर्म कहा कि पहले अभी तक के जो कर्म हो चुका है उसका प्रायश्चित हम जैसा लेते हैं, पाप हो गया तो हम प्रायश्चित करते हैं, तो अभी तक के अगर हमने कुछ गलत काम किया है आहार विहार से संबंधित तो उसका प्रायश्चित यानी पंचकर्म होगा। तो पंचकर्म करवा के ही आगे गर्भधारणा के लिए अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वह निश्चित तौर से सफल हो जाएगा। आजकल और एक फैक्टर है निद्रा नाश। बहुत सारे लोग रात को जग करके मोबाइल देखते रहते हैं और फिर दिन भर सोते रहते हैं।
या निद्रानाश को हम ऐसा कहेंगे कि ग्रोथ प्रॉब्लम ऑफ बेबी हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है, जो लोग प्लानिंग पीरियड में है, कि रात को जल्दी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए प्लानिंग पीरियड के लोगों ने, उसमें एक और है कॉस्मेटिक्स। देखिए, जो चीजें हम लोग बाहर लगाते हैं वह शरीर के अंदर जरूर जाती है। तो कॉस्मेटिक का एक्सेस यूज कौन करता है सबसे ज्यादा? तो जो लोग कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं, एक्स्ट्रा डेली दे अप्लाई लिपस्टिक, डेली दे यूज बहुत सारा कॉस्मेटिक ऑन देयर फेस। लाइनर तो लगाना ही है, ये तो करना ही है, मस्करा और क्या क्या आता है। तो वो सारी चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहती है 100%। इसका एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है। कुछ साल पहले फॉरेन में एक ऐसी सर्जरी हुई जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि जो लेडी थी उसके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है, ऐसा डॉक्टर्स को लग रहा था। लेकिन जब निकाला गया तो उसमें लिपस्टिक का बहुत सारा कचरा निकला। यानी जो लड़कियां दिन रात लिपस्टिक के बगैर घर के बाहर नहीं निकलती है, उनके लिए आज एक मैसेज है कि एटलीस्ट जब आप लोग प्लान करते हो उतने 90 डेज में तो भी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ना करें या कम से कम करें, क्योंकि कॉस्मेटिक्स से भी हमारे आने वाले संतान के ऊपर बैड इफेक्ट होता है। इवन कॉस्मेटिक्स से कैंसर तक के भी हो सकता है, यह समझना चाहिए। हम देखते हैं कि गर्भाशय का टीबी हो जाना, ऐसी आजकल केसेस आती रहती है। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि खाना पीना खराब और कॉस्मेटिक्स का ओवर यूज कैंसर वगैरह की बीमारियां तक के हो सकती है। प्लानिंग पीरियड के लोगों के लिए और कुछ मैसेजेस देते हुए, माल न्यूट्रिशन भी आज की एक समस्या हो गई है। सो व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन यानी यह है कि बराबर से पोषण न होना। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो लोग दिखते बहुत हेल्दी है, लेकिन अंदर से न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कैल्शियम स्टार्ट करो, फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर स्त्री पुरुष पहले से ही इसके बारे में सचेत रहे, अच्छे आहार के लिए जागरूक रहे, तो माल न्यूट्रिशन की जैसी समस्या नहीं आएगी। हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन जिनको होता है, स्पेशली मदर्स को अगर प्रेगनेंसी के दौरान माल न्यूट्रिशन है, तो जो आने वाली संतान होती है उसको मधुमेह की उत्पत्ति जरूर हो जाती है। ये सारी रिसर्च की बातें मैं कह रही हूँ। ये सारा आप गूगल करके कभी भी देख सकते हैं, सारे रिसर्च आर्टिकल्स से लिए हुए टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो मधुमेह, हमारा देश भारत देश बहुत बड़ा है और हमारे देश को मधुमेह का एक बहुत बड़ा बाजार तरीके से कहा गया है कि हमारा देश मधुमेह की जननी है। यहाँ बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है। तो जो मदर्स माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, उनके बच्चों को डायबिटीज होता है, यहाँ आप नोट कर लीजिए। तो ये माल न्यूट्रिशन क्यों होगा? तो जैसा मैंने बताया कुछ समय पहले भी, मैं बार बार कहती हूँ, हाइब्रिड अन्न वगैरह से माल न्यूट्रिशन होता है। तो अन्न हमेशा ऑर्गेनिक सिलेक्ट करना चाहिए, स्पेशली जो लोग रिप्रोडक्टिव एज के हैं उन लोगों ने तो भी इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ये उसी महीने में करने से नहीं होगा, कम से कम 3 महीने पहले, 6 महीने पहले से आपको इस बारे में प्लान करना पड़ेगा। फर्टाइल पीरियड के लोगों का विरुद्ध आहार, यह भी एक फैक्टर है जिससे कि बीज में उत्पत्ति होती है और आने वाली संतान को स्किन की बीमारियां हो सकती है। तो ये विरुद्ध आहार क्या हो सकता है? तो विरुद्ध आहार यानी एक ही साथ में अच्छी और बुरी दोनों चीजें ली जाए। अच्छी चीज यानी क्या? जैसे कि अगर आप दूध ले रहे हैं तो दूध के साथ में नमकीन बिस्किट खाना, या खारी जिसमें भी नमक डाला हुआ है। तो दूध प्लस नमक यह एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम विरुद्ध आहार समझते हैं। और कुछ बातें इसमें जोड़ना चाहूंगी। फल और दूध साथ में लेना यह भी एक विरुद्ध आहार है। बहुत सारे लोग वीकली वंस मिल्क शेक लेते हैं, या तो फ्रूट सैलेड बना के खाते हैं। तो ये सारी चीजें विरुद्ध अन्न में आती है। दूध और केला, जो हम कहते हैं कि हमारे तो दादा दादी भी खाते थे, हमारे मम्मी पापा ने हमको बचपन से खिलाया है, लेकिन दूध और केला जो बचपन से खाते हैं उनकी संतान को कुष्ठ, या तो आयुर्वेद में सारे स्किन डिसीजेस को कुष्ठ इस नाम से कहा गया है। तो स्किन की बीमारियां ऐसे बच्चों को होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं जो
दूध और केला इस प्रकार का आहार रोज रोज खाते हैं, इवन उससे ट्यूबल ब्लॉक जैसी समस्या भी हो जाती है। फैट बहुत मात्रा में बढ़ता है जो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। नमकीन बिस्किट या मोनाको जैसे बिस्किट खाना चाय या दूध के साथ में, यह भी विरुद्ध अन्न है। अगर महीने में एक दिन खाते हैं तो कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन रोज नमकीन बिस्किट खाना चाय के साथ या दूध के साथ, तो यह निश्चित ही शरीर को दूषित बनाता है, बीज को दुष्ट करता है। इसको हम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के अंडर में समझते हैं कि यह रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। तो क्या केवल दूध और नमक और केवल फ्रूट और दूध इतना ही विरुद्ध अन्न है? तो नहीं, बार बार खाना यह भी विरुद्ध अन्न है। या 2 घंटे हुए नहीं कुछ तो भी मुंह में डालना, ऐसा बार बार अध्यशन इसको कहते हैं, यह भी एक खराब चीज है जिससे कि बीजों की दुष्टि हो जाती है, शरीर की दुष्टि होती रहती है। तो आइडियल ये होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसमें भी ब्रेकफास्ट में अगर आप लोग दूध ले रहे हैं तो उस समय नमक की चीजें ना लें, या अगर नमक की चीजें ले रहे हैं जैसे कुछ नमकीन जैसे पराठा वगैरह कुछ खा रहे हैं, तो उस टाइम पे चाय दूध कॉफी इस प्रकार की चीजें ना लें। चाय में भी हम दूध डालते हैं, कॉफी भी दूध की होती है। तो यहाँ पे दूध और नमक के कॉम्बिनेशन से आपको यह समझना होगा कि चाय भी साथ में न ली जाए, चाय में भी दूध है क्योंकि। आगे चलते हैं। आज के हमारे एक जिसको हम कहेंगे विकराल समस्या, वह एक है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? हमारे हर फूड और हमारा हर एक फूड आजकल प्लास्टिक में लपेट करके आता है। पैकेजिंग के नाम से हम सारी चीजें प्लास्टिक में लपेट करके लेके आते हैं। तो देखिए ये प्लास्टिक, दूध की थैली भी, दूध जो आता है वह भी प्लास्टिक की थैली में आता है। हर एक अन्न हमारा प्लास्टिक में पैक होकर आता है। इवन गेहूं चावल के जो थैला बोरा, अब जो समझे गेहूं चावल की जो थैलियां आती है वह भी प्लास्टिक में आती है। और फिर कुछ दिनों बाद उसका प्लास्टिक का डिकेइंग शुरू हो जाता है। तो वह बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, सिर्फ उसका छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, और वह पार्टिकल्स हमारे अन्न में जाते हैं। और फिर वह अन्न जब खाया जाता है तो वह शरीर में एब्जॉर्ब होता है। वह, जैसा कि बाकी सारी चीजें हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल न रहने से शरीर में वैसा ही पड़ा रहता है। और जब कोई स्त्री जिसको जो प्लानिंग पीरियड में है, तो आजकल रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके बॉडी में तक के प्लास्टिक मिले, क्योंकि माता ने वैसा अन्न खाया था। तो जो फर्टाइल एज की जो लेडीज है, फर्टाइल एज के जो बॉयज है, जो मेल्स है, उन्होंने यह बहुत ध्यान में रखने की चीजें है कि आने वाली जनरेशन को प्लास्टिक का गिफ्ट ना दिया जाए। तो आप लोगों को प्लास्टिक वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। गरम गरम चीजें प्लास्टिक में पैक करना या एल्यूमिनियम की फॉइल में पैक करना आजकल एक फैशन जैसा हो गया है। तो वह पहले के जमाने के जैसा किया जाए, और इसके लिए आज की जनरेशन को ही आगे आना बहुत जरूरी है। दुनिया में 3 करोड़ बालक हर साल आईयूजीआर बेबीज होते हैं। आईयूजीआर बेबीज यानी क्या? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे, यानी जिनकी गर्भाशय में ही ठीक से ग्रोथ नहीं हुई है। साधारण इंडियन बेबी जो होता है 2.5 किलो का एक मिनिमम जो वेट होना चाहिए बच्चे का, जो अच्छा है आइडियल वेट जिसको हम कहते हैं, वह 2.5 किलो का होता है। आजकल हम देखते हैं कि बीज दोष इतना बढ़ गया है कि 5वें 6ठे 7वें मास में ही बच्चा कभी आ जाता है, और फिर उसका ग्रोथ ठीक से नहीं होने की वजह से 2-2 महीना उसको कांच की पेटी में रखना है, अर्थात कि उसको एनआईसीयू में रखने के लिए डॉक्टर कह देते हैं। लेकिन क्या वह बच्चा नॉर्मल जो 9 मंथ्स के बच्चा जिसका ठीक से ग्रोथ हुआ है, उसके कंपैरिजन में वह कितना सरवाइव कर पाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। फिर एक समस्या है क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, यानी क्या कि तालू जो है वह ठीक से नहीं बनना, जिससे कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है, और कुछ कुरूपता उसमें दिखाई पड़ती है जो बच्चे को आजीवन उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वह बाद में सर्जरीज करके ठीक तो हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक के वहां
कुछ विद्रूपता या कुरूपता दिखाई पड़ती है, जो बच्चे का दोष ना होते हुए भी उसको सहन करना पड़ता है। तो अगर हम पंचकर्म के माध्यम से पहले ही बीज शुद्धि कर लेते हैं, तो ये क्लेफ्ट लिप पैलेट वाली समस्या भी हम दूर कर सकते हैं। फिर एक आता है ऑटिस्टिक चाइल्ड, यानी बच्चा मेंटली रिटार्डेड होना, जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज कहते हैं, कि बच्चे का न्यूरोलॉजिकल या जिसको आईक्यू कहेंगे वह कम होता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे हमको दिखाई पड़ते हैं, ट्राइसोमी 21 इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। तो ये सारे बच्चे हमारे आसपास आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो मुझे बताइए, क्या वो उन बच्चों का दोष है? किसका दोष हम मानेंगे? क्योंकि यहाँ तो पहले से पता नहीं चलता है, और ऐसी संतान जन्म लेने के बाद में फिर हमारे हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो ये जो बीज संस्कार बार बार कहा जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि जिनकी फैमिली में ऐसे बच्चे हैं उन्होंने ही करना चाहिए। ऐसी संतान हमारी फैमिली में न आए, इसके लिए पहले से ही जागरूक होके इसको अपनाया जाए। तो ऐसी संतान का प्रमाण हम हमारे फैमिली में या आसपास फिर ऐसे बच्चे हम नहीं आने देंगे, अर्थात वह हेल्दी बच्चे जन्म लेंगे। शॉर्ट हाइट आजकल एक समस्या होती जा रही है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, ये क्यों हो रहा है? तो पहले के जमाने में स्त्री पुरुष थोड़े हाइटेड होते थे। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ऐसा सुन के रखा होगा कि राम कृष्ण के जमाने में लोग बहुत ऊंचे होते थे। इवन अगर आप लोगों ने कभी हल्दी घाटी में वगैरह विजिट दिया होगा, तो वहां पे जो मुखौटे या जो मुकुट वगैरह रखे हैं वो हमारे लोगों से कहीं बड़े प्रमाण के थे। यानी हमारे जो आज से 100 साल पहले के राजा लोग थे, या आज से 400-500 साल पहले के भी जो लोग थे, वह कहीं ना कहीं हमारे से टॉल थे। हमारी हाइट कम कम हो रही है, गूगल पे रिसर्च करके आपको यह मिल सकता है। और इसीलिए यह समस्या लेके भी पेरेंट्स विजिट करते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बीज दुष्टि, हम धीरे धीरे इन सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। और ये क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, और ये सब करेक्ट करने के लिए बार बार मैं पंचकर्म तक के आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। कुछ और बीमारियां, हीमोफीलिया या सिकल सेल जैसी बीमारियां, जिसमें बार बार रक्त बदलना पड़ता है या खून की ठीक से उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसी बीमारियां वाले लोग भी आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो ऐसी बीमारियों से भी ये पंचकर्म मुक्ति दिला सकता है। पंचकर्म कब करना है? तो साधारण 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पंचकर्म करना है। और फिर फैमिली में जो बीमारी होगी उससे रिलेटेड या बीज शुद्धि के रिलेटेड कुछ मेडिसिन आयुर्वेद में अवेलेबल है। वह अश्वगंधा शतावरी के रूप में भी हो सकता है, चंद्र प्रभा जैसी मेडिसिन भी हो सकती है, जो आपको डॉक्टर्स के पास जाके, जो कि सही जानकार है, उनके पास जाके लेनी चाहिए। एक और फैक्टर जो आज के जमाने में दिखाई पड़ता है, दैट इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। ड्रिंकिंग अल्कोहल क्या है? आजकल एक फैशन हो गया है कॉलेज गोइंग बच्चों में। कुछ कहीं जाते हैं वो लोग, पार्टीज में जाते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। जो नहीं लेगा उनकी हंसी उड़ाई जाती है। और यही आज के कॉलेज गोइंग बच्चे कल के माँ बाप बनने वाले हैं। तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, जो आज तो हमें कुछ समय के लिए खुशी देता है, लेकिन जिसके परिणाम आने वाली पीढ़ी के रूप में जिंदगी भर, एलबीडब्ल्यू संतान, जिसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी वगैरह, ऐसे समस्या हो सकती है, प्रीटर्म बेबी, या एक बहुत कॉमन है हार्ट डिफेक्ट। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली में ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हार्ट की सर्जरी करवाई गई। तो ये भी विषदुष्टि का ही एक प्रकार है। इसके लिए हम मासानुमासिक चिकित्सा भी करते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका अभी दूसरा तीसरा चौथा महीना चल रहा है, तो उनको हम मंथ वाइज कुछ आहार खाने के लिए कहते हैं कि इस प्रकार का आहार लेंगे तो कुछ हद तक हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। और जो लोग प्लानिंग पीरियड में है, वो लोग के हाथ में अभी बहुत सारा समय रहेगा, तो वो लोग पहले से ही इन सारी चीजों के लिए सचेत हो जाएंगे। और एक है मोबाइल। मोबाइल आज हमारे हाथ से छूटता नहीं है। तो जहां तक जरूरी है वहां तक मोबाइल का यूज करें, क्योंकि मोबाइल के रेडिएशन से भी स्पर्म काउंट कम हो रहा है और स्पर्म की डिफेक्टिविटी बढ़ रही है।
आजकल बहुत सारे लोगों को अ, खुद की संतान नहीं होना या डोनर स्पर्म लेके संतान की उत्पत्ति करना एक विवशता बन चुका है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये सारे जो मैंने अभी तक के आपको चीजें बताई, उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और फिर खुद की संतान जन्म नहीं ले सकती है, हमको डोनर स्पर्म के लिए डिपेंड हो जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैंने अभी एक आपको शॉर्ट में गाइडेंस दिया है। अगर बोलने बैठे तो और दिन भी कम पड़ सकता है, लेकिन जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगी कि बीज संस्कार क्यों करना है। तो एक सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए हमको बीज दृष्टि से बचना है, तब जाके परिवार अच्छा बनेगा। परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा बनेगा। अच्छा समाज एक अच्छे भारत की निर्मित करेगा, और जो मोदी जी के सपनों का भारत है उसका हम निर्माण कर पाएंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, या तो हम पूरे देश पूरी दुनिया का हम एक अ, उभरता हुआ भारत जो हमारा रहेगा वह सशक्त भारत बनेगा। जाते जाते, प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस, इट शुड नॉट बी बाय चांस। मुझे एमपी के फिटनेस क्लासेस ने यहाँ पे आमंत्रित किया और बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं उनका आभार मानूंगी और यहाँ पे मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। कुछ प्रश्न होंगे तो हम ले सकते हैं। अभी संगीता जौन ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, आप बात कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। नमस्ते मैम। मैम आजकल बच्चों को बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले सावधान रहो, ये मत खाओ वो मत खाओ। तो वो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम हम देख लेंगे अभी क्या है। तो उनको कैसे हम समझाए कि कितने मेरे पहले प्रिकॉशंस जरूरी है प्रेगनेंसी के मैम? मैंने अभी अभी बताया, साधारण 90 डेज पहले, क्योंकि स्पर्म और ओवम को मैच्योर होने के लिए उतना समय लगता है। इसके लिए जैसे लेडीज की 3 साइकिल्स और स्पर्म बनने के लिए 90 डेज लगते हैं, इसके लिए अगर बॉय है तो उसको ये समझाया जाए कि आने वाली संतान अगर हेल्दी चाहिए तो 90 डेज पहले यानी कम से कम 3 महीना पहले से सचेत हो जाए कि घर का अन्न वहां पे शुद्ध सात्विक जो अपना ट्रेडिशनल मील है उसको खाना चाहिए, न कि भेल पकौड़ी पिज्जा ये सारी चीजें घर पे बना बना के खा रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं। थैंक यू मैम, आप थोड़े समय में बहुत कुछ जानकारी दिया। थैंक यू सो मच। ओ मैडम, हम और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। कबीर मैडम, कबीर मैडम, यस। नमस्कार मैडम, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी है। मेरी कजिन की बेटी है, 40 इयर्स है। तो 40 इयर्स में पॉसिबल है क्या मैडम प्रेगनेंसी? उसके यूट्रेस की जो झिल्ली है ना वो पतली है बोलते डॉक्टर, तो उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, वो कौन से गांव में रहते हैं? नागपुर में है। नागपुर में है। तो जी नागपुर में बहुत सारे आयुर्वेद के जानकार है। जी उसमें एक सुमिता जोगड़ मैडम है जो अपने जी क्लास से भी बहुत बार उनके लेक्चर्स होते रहते हैं। तो जी मैडम। उनसे आप इस बारे में पंचकर्मा और उत्तर बस्ती खास करके अगर करवाते हैं, उत्तर जी बस्ती में ये होता है कि गर्भाशय की थिकनेस को अच्छा करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन क्योंकि जी एज ज्यादा है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई ये समस्या लेके 25-26 साल में आता है तो उनके लिए हम बहुत ज्यादा प्रमाण में यस कह सकते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन एट द एज ऑफ 40 थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ट्राई कर सकते हैं लेकिन। जी। थैंक यू मैडम। जुगड़ मैडम का नंबर है, हाँ, सर जोगड़ से बात मैडम का कर नंबर लेना है। मिल जाएगा। आप जी कबीर मैडम, मैं आपको भेज दूंगा। जी जी। थैंक यू सर। सुमिता जी जोंगड़ अपने अपने एमपीके से जुड़ी हुई है, हमारी कोऑर्डिनेटर भी है। हाँ जब इस कोई कारण से जी नहीं जुड़ जी। पाई है तो हम्म, आपको नंबर मिल जाएगा। जी जी ठीक है, सारे लोगों को ठीक से समझ में आ गया है टॉपिक। जाते जाते और एक मैसेज कि जब 7 पीढ़ियों की भक्ति होती है तब संत जन्म लेते हैं, और जब 42 पीढ़ियों की जब भक्ति होती है तब जाके भगवान का जन्म होता है। तो यहाँ पे हमको केवल भगवान यानी ऐसा नहीं समझना है कि जो हम मूर्ति स्वरूप बना के रख देते हैं। भगवान का अर्थ यह होता है कि जो अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे हम कुछ लोगों को देखते हैं कि उनका सब कुछ परफेक्ट है, उनका बोलना परफेक्ट है, उनका चाल चलन उनका सब अच्छा लगता है हमें,
यहाँ पे मुझे बार बार मोदी जी का एग्जाम्पल देने की इच्छा होती है कि उनका कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गलत है या कहीं भी वो गलत है। आज अभी G20 में भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने सारे देशों को किस तरह लीड किया। तो इस प्रकार की अगर संतान हमारे घर में उत्पन्न हो, ऐसा अगर हमें लगता है, तो हमने ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जन्म देने के बाद में हाथ में कुछ कम चीजें रह जाती हैं। तो प्रेगनेंसी के पहले ही सारी चीजें कोशिश कर ले और सारी चीजें कर ले। और ऐसा केवल मैं नहीं कहती हूँ, आयुर्वेद जो शाश्वत शास्त्र है, जो आज से 5,000 साल पहले से चल रहा है और अभी भी उसके नियम वैसे ही बने हुए हैं, आज भी हम उसके रिजल्ट वैसे ही देखते हैं। तो इस सारी चीजों को शाश्वत सत्य मान करके उससे जुड़ना चाहिए और फिर उसके ऊपर विश्वास करके वैसी चीजें करनी चाहिए, पंचकर्म करवाना चाहिए। योग प्राणायाम को सारी दुनिया ने माना है, उसके ऊपर रिसर्चेस चल रहे हैं, कोविड में भी हमने देखा था। ओमकार करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर करते हैं तो फिर बाद में पछतावे की जरूरत नहीं आएगी। ये मेरी बात सारे लोगों ने, एक मेरा मैसेज तरीके से, जो आपके आसपास में भी कोई लोग हो जिनके घर में अभी अभी शादी हुई है, उन बहू बेटी तक के अगर पहुंचाया जाए तो हम समाज को ऐसे संतान जरूर प्रदान कर सकेंगे जो समाज का, कुटुंब का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। ओम। जय हिंद, जय भारत। नेहा जी, देखिए आपने जैसे ओमकार की बात की, तो मंत्र की महिमा तो न्यारी हम जानते हैं मंत्रों का, तो इसमें ओमकार के अलावा और भी बहुत सारे मंत्र है। तो मंत्र जप तो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। मंत्र का जप सबको ही करना चाहिए। विशेष रूप से गर्भाधान से पहले कोई विशेष मंत्र भी आता है क्या, उसका जब जप करना चाहिए? बहुत सारे मंत्र अलग अलग धर्म में कहे गए हैं। जैसे जैन धर्म में लिया जाए तो उसमें अम, अभी मुझे नौकार नाम मंत्र। की, नहीं नौकार नहीं, नौकार नहीं, नौकार मंत्र का है। तो खैर हम लोग सभी करते ही हैं, उसमें पाठ करते ही हैं। नौकार मंत्र का नौकार विशेष मंत्र मंत्र। नहीं, मैं नाम बताती हूँ आपको। एक मंत्र होता है जैन लोगों में भी, वह मंत्र करना चाहिए। और गर्भाधान संस्कार के मंत्र में ओंकार ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसका जाप करना चाहिए। और दूसरा राम रक्षा करके एक मंत्र आता है, जो हिंदू संस्कृति के जानकार है उनको पता होगा। तो राम रक्षा से इवन बर्थ डिफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें र का बार बार उच्चारण है। जैसे हम पहले राम राम करके ही एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते थे, या एक दूसरे को जब हम मिलते तो राम राम कहते थे, तो उससे वाणी की शुद्धि। अभी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे तुतला के बोलते हैं, या बोलने में हिचकिचाहट, या पहला अक्षर बार बार रिपीट करना। ऐसी संतान किसी के घर में है, तो आगे जब नेक्स्ट संतान के पहले अगर राम रक्षा का जाप किया जाए तो वहां भी बच्चे का शरीर, क्योंकि उसमें एक एक ऑर्गन के बारे में जानकारी आई है, राम रक्षा अगर यहाँ पे कोई लोग जानते हैं तो, क्योंकि वहां पे भालम, मतलब भाल से लेके पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन का वहां पे उत्पत्ति का कहा गया है कि मेरे बालक की वह रक्षा करे। तो राम रक्षा का भी जाप कर सकते हैं। अदरवाइज ओमकार सभी को आता है, इसके लिए ओमकार का ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। ओमकार हम शतायु गर्भ संस्कार क्लास में, गर्भ संस्कार में इसको बहुत डिटेल में जानते हैं, समझते हैं ओमकार को, राम रक्षा को। तो ये भी कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर जानकारी। अभी हमने कुछ दिन पहले एक लिया था जिसमें भक्तांबर का भी हाँ, एक, भक्तामर, भक्तामर भक्ताम स्तोत्र यहाँ स्तोत्र का लिखा भी एक गया है। स्तोत्र है जो गर्भाधान के लिए बहुत ही उपयोगी बताया गया है, जिसमें 44 श्लोक है। उसमें से एक श्लोक आता है भक्तांबर में, जिसका हमें उसका जप करना चाहिए। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हीलिंग जो बोलते हैं, हीलिंग एक हीलिंग, या जिसको हम बोलते हैं अपने आप उसको एक सजेशन देना, तो पॉजिटिव सजेशन के द्वारा भी इसका भी बहुत असर होता है, जिसको हम अनुप्रेक्षा के नाम से जानते हैं। प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा का प्रयोग, ये भी बहुत ही एक अति उपयोगी प्रयोग है, अनुप्रेक्षा, जिसमें हम बार बार सजेशन देते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, मेरा गर्भ सुरक्षित है, मेरा गर्भधान अच्छा हो रहा है। इस तरह के सजेशन जब दिए जाते हैं, उसका भी असर हमारे गर्भ पे पड़ता है, महिलाओं के गर्भ पे पड़ता है। तो इस तरह के अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी बताया गया है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत सी नई बातें हमने जानी। और विरुद्ध आहार की जो बात आपने बताई है, देखिए एक तो हमने घर पे देखते हैं कि
चाय के साथ नमकीन बिस्कुट तो आजकल एक आम बात हो गई है। हर घर में आजकल आम नमकीन बिस्कुट और चाय। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे शरीर में कितना नुकसान करता है, ये चीज आज आपने क्लियर बताई आपने, तो बहुत ही शानदार ये हमें जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। आज का सेशन हम ये एंड करना चाहेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। तो पुनश्च आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।